आज हम क्लास 12 फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को हल करने के बाद यूपी बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। जितने भी मैं ये बनाया हूं कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक जितने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन नहीं, ओनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को लेके मैं एक सीरीज तैयार किया हूं और 1 बाय 1 करके मैं उन सारी सीरीज को कंप्लीट करूंगा। बोर्ड एग्जाम आने तक जितनी भी चैप्टर से रिलेटेड फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है, उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सभी को आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अन्यथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई असुविधा हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि हम आपकी परेशानियों को दूर कर सकें। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या कीजिए प्राप्त कीजिए। यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ऐसा क्वेश्चन। क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या कीजिए प्राप्त कीजिए। अब देखें, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ये वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। मैं फिगर पहले से बना के रखा हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। यहां देखें, चित्र में मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया हूं और ये द्विध्रुव ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या है बना है, और इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2a और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है p। सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। मैं बोला हूं चित्र में मैं एक ये द्विध्रुव बनाया हूं ये वाला, और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, और इसकी लंबाई कितना है 2a और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है p। अब इसके मध्य में एक बिंदु ओ ली है, तो भाई मध्य में जब बिंदु ओ लेंगे तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है 2a, और जब बीचों बीच में कोई बिंदु लेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, एक ए ये और एक ए ये हो जाएगा। अरे एक ए और एक ए मिलके जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2a। क्लियर हो गया कि चित्र में एक द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2a है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है p है। अब इसके मध्य में एक बिंदु O ले लिए हैं, तो ये 2a दो भागों में बट गया है, एक a और एक a में। अब इस मध्य बिंदु O से मैं क्या किया हूं, द्विध्रुव के मध्य में बिंदु O लिए हैं और इस O से r दूरी पर एक बिंदु P ले लिए हैं, और इसी बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। बस इसमें कोई खास चीजें नहीं है। आ रहा है मेरी बात समझ में? दोबारा से एक बार बोल रहे हैं, अपनी बात खत्म करेंगे। चित्र में एक ये द्विध्रुव है और यह माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2a है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है p है। अब इसके मध्य बिंदु O से इसके अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस बिंदु P पे देखेंगे कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हम उसी को लेके हल करेंगे और रिजल्ट हमारे आएंगे। तो ये देखो मैं क्या किया हूं, इस प्लस क्यू के कारण पहले बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र बनेगा ये निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना बनेगा ये निकालेंगे, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू ही मिलकर द्विध्रुव बना है। तो अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकल जाता है तो उन्हीं का टोटल कर देंगे तो द्विध्रुव के कारण निकल जाएगा। तो यहां देखें, पहले देखें प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। पहले डायरेक्शन लेंगे, हम मान लेंगे माना प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है E1। क्या मान लेंगे E1, तो E1 की डायरेक्शन किधर होगी, तो हम जानते हैं धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहां जाती है, बाहर, ऐसे बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब कि प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है E1, तो E1 की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर, क्योंकि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर जाती हैं, ठीक है। अब देखो इस माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, तो हम जानते हैं माइनस क्यू पर हमेशा ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वापस आती हैं, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण मान लेंगे E2 और E2 वापस आएगा, ये E2 क्यों,
क्योंकि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती हैं और ऋण आवेश पर वापस आती हैं, तो ये ऋण आवेश के कारण वापस दिखाती है। क्लियर हो गया। तो अब देखें वही यहाँ पे प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र क्या माने हैं E1 और माइनस क्यू के कारण क्या मान लिए हैं E2। अब देखें अगर मुझे प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण पी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ये निकालनी है, तो मुझे सबसे पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू से पी की दूरी पता करनी रहेगी कि दूरी कितना है। ठीक है, अब दूरी पता करने के लिए देखो मैं क्या किया हूं, ये प्लस क्यू यहां लिख लिया, पी को यहां लिख लिया। अब आप खुद इमेजिन करो, कंसंट्रेट रहना इस पे। ये देखो ये O है और ये P, तो O से लेके P तक की दूरी कितनी है R, इतना दूरी क्या है R। तो अगर मैं पूछूं ये वाला दूरी कितना होगा, क्योंकि प्लस Q से P की दूरी क्या होगा, इस दूरी की बात करो, यहां से यहां तक की दूरी कितना है R है, ये R है। लेकिन अगर ये दूरी हम पूछे कितना होगा तो क्या करोगे, इस पूरे दूरी में से अगर यह वाला दूरी घटा देंगे तो क्या ये नहीं मिल जाएगा, बोलो भाई। इस पूरे दूरी में से यहां तक की दूरी में से अगर ये वाला दूरी हम घटा देंगे तो बस यही ना मिलेगा, बोला भाई। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R है, कितना है बाबू R। और जो घटाना है ये वाला, ये दूरी क्या है A, तो ये हो जाएगा A। इसका मतलब कि प्लस Q से P की दूरी कितना होगा, प्लस Q से P की दूरी क्या होगा R माइनस A। क्लियर हो गया। अब देखो अब माइनस Q से P की दूरी पूछेंगे, माइनस Q से P की दूरी क्या होगा तो क्या करोगे। अब आप देखो माइनस Q से देखना है, यहां से ये वाला दूरी देखो, ये वाला दूरी इतना क्या है R, कितना है बाबू R, ये दूरी कितना है R। अगर इस दूरी में यहां से यहां तक की दूरी में अगर ये वाला दूरी इतना और दूरी जोड़ देंगे तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी नहीं पता हो जाएगी, बोलो भाई। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r, ये दूरी। इसमें कितना जोड़ना है, इतना और जोड़ना है, तो ये वाला दूरी क्या है A, तो ये हो जाएगा A। इसका मतलब कि प्लस Q से P की दूरी क्या होगा R प्लस A, और ये सॉरी माइनस Q से P की दूरी कितना होगा R प्लस A, और प्लस Q से P की दूरी कितना होगा R माइनस A। यहां तक चीजें क्लियर समझ में आया होगा एकदम आराम से। अब यही चीजें लिखना भी है। अब लिखना क्या है ये देखो, क्योंकि आप सारा डेरिवेशन कर दो और चित्र में क्या क्या चीजें दिया है ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया। आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि चित्र में एक द्विध्रुव जो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P है, ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद बोलेंगे इसके मध्य में, यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके बाद बोलेंगे यदि प्लस Q और माइनस Q के कारण, प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 और E2 और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो, तब इतना ही लिखना पड़ेगा। क्या हमारी बात समझ में आया। तो ये चीजें हम लिखेंगे। अब इसमें देखो जो चीजें चित्र में मैं बोला हूं उस चीज को यहां लिख दिया हूं। क्या लिखे है देख लो, लिखे हैं चित्र में एक द्विध्रुव जो माइनस Q व प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a एवं द्विध्रुव आघूर्ण P है। उसके बाद इसके मध्य में एक बिंदु O से R दूरी पर P लिए थे, तो वही लिखे हैं इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष पर, ये नहीं ऊपर नीचे, बिंदु P R दूरी पर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा लिए कहाँ है। तो वही लिखे हैं R दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु क्या है P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यदि प्लस Q व माइनस Q आवेशों के कारण, वही प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 व E2 और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो, तब बोलो क्लियर हो गया है। यानी जो चीजें मैंने फिगर में दिखाया था उस चीज को छोटे भाषा में, एकदम छोटे में मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख रहा हूं, और ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में पूछते हैं, तो डायरेक्ट डेरिवेशन से काम नहीं चलेगा। ये चीजें लिखना पड़ेगा कि फिगर में दिखाया क्या है। ओके, इसके बाद देखें अपरिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी E1 और E2 इन दोनों का रिजल्टेंट E है।
इसका मतलब कि E1 और E2 का परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। तो मैं पूछूं इस E का मान क्या होगा तो क्या बोलोगे, E1 माइनस क्या होगा E2। अब कहोगे क्यों E1 माइनस E2 होगा, E2 माइनस E1 भी हो सकता है। तो इसलिए E1 माइनस E2 है क्योंकि प्लस Q के कारण E1 है और माइनस Q के कारण क्या है, E2। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है और माइनस Q के कारण माइनस वाला कम होती है, इसलिए ज्यादा में से कम घटा है E1 माइनस E2। क्लियर हो गया। अब लगाते हैं हम, यहां देखो ये E इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे आप, एक एक चीजें मैं यहां से अब निकालने जा रहा हूं, बिल्कुल कंसंट्रेट रहेंगे। इसमें देखो यहां से इसकी वैल्यू रखने से पहले थोड़ा सा इनकी E1 E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां देखो हमने बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला था, हम उसमें देखे थे कि एक बिंदु आवेश Q था और इस Q से R दूरी पर यहाँ एक बिंदु P था। तो इस Q के कारण अगर बिंदु P पे उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E था तो हमने E का फार्मूला निकाला था। क्या फार्मूला निकाला था, E इक्वल टू फार्मूला निकाले थे K ये Q अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला निकला था। K फॉर कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0 होती है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो ये चीजें याद रखना, मैंने क्या फार्मूला निकाला था, इस चीज को रट लो, एकदम दिमाग में बैठा लो कि एक बिंदु आवेश Q था और इस Q से R दूरी पर एक बिंदु P था। तो इस Q के कारण P पर अगर वैद्युत क्षेत्र E था तो इस E का मान क्या निकालते थे, K ये Q बट्टे R स्क्वायर, कांस्टेंट K रहेगा, आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही देखो यहाँ एक बिंदु आवेश प्लस Q है और इससे R माइनस A दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E1। तो आपसे कोई कहे कि इस E1 का मान क्या होगा तो सेम लगा लो, E1 इक्वल टू K ये आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर यानी Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर। बस यही तो है E1 का मान। अब यहां देखो ये माइनस Q है और इससे R प्लस A दूरी पर एक बिंदु P है और इस P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E2। तो अगर आपसे E2 का मान कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, सिंपल ये K ये माइनस Q अपान क्या हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस Q अपान या R प्लस A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये E2 का मान निकल गया। अब यही E1 और E2 का मान यहाँ पे उठा के भर देंगे, हमारा आंसर आएगा, मान भर रहे हैं। ये E इक्वल टू देखे क्या हो जाएगा, यहाँ E1 है, E1 का मान क्या है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का सिर्फ परिमाण यहाँ पे रखते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक नहीं होता है। उसका रीजन है यार, अगर माइनस आ गया तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये विपरीत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो मान भरते वक्त आप माइनस प्लस का गौर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, प्लस रहेगा तो भी प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो भी प्लस में रखेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कभी ऋणात्मक होती नहीं है। चले यहाँ E1 है, E1 की वैल्यू क्या निकाल रखे हैं, देखें K ये Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ E2 है, E2 की वैल्यू क्या है K। अब ये नहीं कि माइनस Q भर लेना, नहीं, प्लस Q ही रहेगा क्योंकि ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वैद्युत क्षेत्र विपरीत आवेश के कारण है, तो तुम इसमें माइनस मत भर देना, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ये रहेगा Q और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। बस कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है। अब क्या कुछ कॉमन दिख रहा होगा, के क्यू दोनों जगह कॉमन है, तो अब आसानी से आप E इक्वल टू यहां से कॉमन ले लेना के क्यू, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसके बाद से हम यहां देख लेते हैं, यहां पे तिरछा गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर नीचे का गुणा नीचे, ठीक है। करके देखो ये E इक्वल टू के क्यू R प्लस A के होल स्क्वायर का गुणा 1 में करो, R प्लस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस R माइनस A के होल स्क्वायर का गुणा 1 में करो, R माइनस A का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय
अब r माइनस ए के होल स्क्वायर का गुणा r प्लस ए के होल स्क्वायर में करेंगे ना, तो इसको करने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं, बिल्कुल आसान सा। एक कोष्टक ऐसे लगा लेना, आई दोनों पे दो दो घात है तो आराम से दो घात लिख लो प्यार से। अब ये इमेजिन करो ये घात खत्म। अब सिंपल देखो, एक कोष्ट में a माइनस बी, दूसरे कोष्ट में a प्लस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, बस सिंपल, r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। ओके, ये चीज। अब देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही इसकी वैल्यूज रख दिया है, ठीक है, और वैल्यूज रख के आंसर ला दिया है। मैं भी डायरेक्ट ही इसकी वैल्यूज रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा कि आखिर जो वैल्यूज है आते कैसे हैं। मैं यहाँ साइड में कर देता हूं, यहाँ पे घेर के, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। ये समझ लो रफ कार्य है इतना, अभी मैं इसको मिटाऊंगा। ये देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऐसे a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यानी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, यानी r प्लस a का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, ठीक है। पोस्ट बंद कर लो, फिर माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये r माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ar, यही आएगा। अब सिर्फ इतने को कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है, डायरेक्ट वही मान यहाँ पे रख लेना। ये देखो, ये हो गया आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, जब ये कोष्टक खोलेंगे तो आगे माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ देखो हो जाएगा r स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस 2ar। क्लियर। देखो r स्क्वायर या प्लस में या माइनस में कट गया, a स्क्वायर या प्लस में या माइनस में कट गया। अब देखो 2ar और 2ar मिलके क्या हो जाएगा, 4ar। बोलो क्लियर है। इसका मतलब कि इसको आप हल करोगे तो इसका मान डायरेक्ट क्या आएगा, 4ar। बोलो क्लियर है। तो अब वही चीजें यहाँ लिख दे रहा है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये KQ, इसके अब इन दोनों को हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 4ar डिवाइडेड बाई ये नीचे क्या रहेगा आपका, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो फिजिक्स में जो दूरियां छोटी होती हैं उनका वर्ग करते हैं, फिजिक्स में क्या मैथ में भी होता है, जो दूरियां छोटी होती हैं उनका वर्ग करते हैं तो वह और छोटी हो जाती हैं। तो जब वह बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं तो उन्हें जोड़ते और घटाते वक्त छोड़ देते हैं, बट गुणा और भाग करते वक्त नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इस r और इस a में छोटा कौन है, तो आप समझोगे a ही छोटा है, जाहिर सी बात है, ये r है और ये क्या है, a है, यानी r की तुलना में a बहुत क्या है, छोटा है। तो वही चीजें लिख देंगे कि चूंकि कि जो ये a है ये बहुत ही छोटा है, किससे बाबू, r से। तो जब a बहुत छोटी राशि है तो इसका वर्ग करेंगे तो वह और छोटी हो जाएंगी। देखो ना, जैसे यहाँ जैसे 1/2 मान लो ये छोटी राशि है, अब इस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4। देखो 1/4 1/2 से और छोटी हो गई। पहले 1 रुपए में 2 लोग बांट रहे थे, अब 1 रुपए में 4 लोग बांटेंगे, और छोटा हो गया। तो छोटी राशियों का वर्ग करने पे वो और छोटी हो जाती हैं, तो जोड़ते और घटाते वक्त उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि a r से बहुत छोटा है, तो इसलिए इसमें a के जगह पे a स्क्वायर आया तो लिख देंगे, इसलिए a स्क्वायर को क्या करने पर, छोड़ने पर, क्योंकि जब a r से बहुत छोटा है तो a का वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए a स्क्वायर को छोड़ने पर, a स्क्वायर को छोड़ दो तो देखो यहाँ क्या बचेगा। मैं यहाँ पे इसको लिख ले रहा हूं, इस चीज को अब मिटा दे रहा है, कोई मतलब है नहीं इसका। क्या आएगा देखो, ये E इक्वल टू आएगा, अब क्या आ जाएगा बाबू, KQ, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां मान लो ऊपर बचेगा 4ar और नीचे आप a स्क्वायर को छोड़ दिए हो तो सिर्फ क्या बचा है, r स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, ऐसे बचा है। तो लिखते चलो ये, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा KQ
यहाँ देखो ये हो जाएगा 4AR, 4AR। अच्छा ऐसे 4 को आप लिख लो 2 गुणे 2 AR, और डिवाइडेड बाई आई आर है तो लिखो आर, आई इसका स्क्वायर करेंगे तो आर पे पावर ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4। अब आप देख लो हम एक फार्मूला जानते हैं कि 2A और Q बराबर क्या फार्मूला होता है बाबू, P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इस P का फार्मूला होता है 2AQ। इसका मतलब कि इस फार्मूला में जहां 2A और Q आएगा अकेले उसके जगह पे क्या रख देंगे, P। तो यहाँ देखो ये E इक्वल टू, यहाँ आप K की वैल्यू रख देते हैं, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। अब देखो ये 2A और ये Q आया है तो हम 2A और Q के जगह पे अकेले क्या रख देंगे बाबू, P। और पहले से यहाँ क्या मौजूद है 2, एक R से ये एक R कट गया, अभी R नीचे 4 बार था, एक बार कट गया, कितने बार बचा है 3 बार। तो ये है फार्मूला अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, अक्षीय स्थिति में बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला। अब देखो एक और थोड़ा सा इसमें बढ़ा देता है, मान लो ये सारी जो भी द्विध्रुव है वायु में रखा है, अगर ये किसी माध्यम में रखा गया हो जिसका परावैद्युतांक K हो तब क्या फार्मूला निकलेगा, तो लिखेंगे यहां यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तब E बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, E इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2P/R3। बस जब माध्यम का परावैद्युतांक K होगा तो एप्सिलॉन 0 के साथ K लिख लेंगे। ये फार्मूला कंप्लीट हुआ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये 2 है कि द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। इसका मतलब कि एक द्विध्रुव है, इसके निरक्षीय स्थिति का मतलब कि इसके अक्ष को छोड़ के लंबार्धक ऊपर हो या लंबार्धक कहाँ हो, नीचे। तो लंबार्धक ऊपर स्थित बिंदु होगा या नीचे स्थित बिंदु होगा, उस बिंदु को कहेंगे ये निरक्षीय स्थिति में बिंदु है। ठीक है, तो कह रहा है द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर, यह पॉइंट छूट गया है, स्थित बिंदु पर, ये वाला यहां छूट गया है, स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। तो आसान सा है, देखो ये आप फिगर पे ध्यान देंगे, ये देखो ये रेड वाला से जो बनाया, ये डायग्राम जो बनाया हूं ओनली रेड, ये एक द्विध्रुव है, और यह -Q और +Q ये आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। ठीक है क्या बोलेंगे, यह एक द्विध्रुव है और यह -Q और +Q आवेशों से मिलकर क्या है, बना है, और इसकी लंबाई कितनी है 2A, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये कितना मान ले रहे हैं P। क्लियर हो गया कि चित्र में एक द्विध्रुव जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है और इसकी लंबाई कितनी है 2A और द्विध्रुव आघूर्ण कितना है P। अब देखो इस द्विध्रुव के मध्य में एक बिंदु O लिए, देखो ये मध्य में एक बिंदु O लिए है, तो जब ये द्विध्रुव की लंबाई 2A है, अब बीचों बीच में एक बिंदु A लेंगे तो ये भी A हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा A। क्या हमारी बात समझ में आया कि ये द्विध्रुव की लंबाई क्या है 2A, और जब बीचों बीच में एक बिंदु O ले लेंगे तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, 1A और 1A क्या हो जाएगा 2A। तो अब इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में या लंबार्धक रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिए हैं P, और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब सब मिला के बोलना होगा, तो कैसे बोलोगे, क्योंकि ये चीजें आपको लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे कि चित्र में एक द्विध्रुव जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2A और द्विध्रुव आघूर्ण P है।
इसके मध्य बिंदु O से ये R दूरी पर लंबार्धक रेखा पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। दोबारा से सुन लो, देखो कैसे बोलेंगे। चित्र में एक द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबार्धक रेखा पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। ये चीजें लिखने पड़ेंगे, जो मैं बोला हूं ये लिखने पड़ेंगे। इसके बाद बोलेंगे यदि +q व -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 व E2 और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो, तब ये डेरिवेशन करेंगे। क्या हमारी बात समझ में आया? तो मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं ताकि आसानी से आप अपने कॉपी कलम से आराम से लिख लेंगे और इसको प्रिपरेशन में रखेंगे। क्लियर हुआ? अब आगे लिख रहे हैं हम। इसमें देखो, जो चीज इस चित्र में दिया था, जिसको मैंने बोला था, वह सारी चीजें मैं लिख चुका हूं। क्या क्या चीजें लिखा है इस चीज को देखेंगे। जो मैंने बोला था इसमें के चित्र में एक द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबार्धक रेखा पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद बोले थे यदि +q और -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 व E2 और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो, तब। तो ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है, यहां देख लो। लिखिए, चित्र में एक द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a एवं द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबार्धक रेखा पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि +q व -q आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 व E2 और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो, तब। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें लिखे हैं। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि आखिर इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E का मान क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना है आपको। E का मान निकालना है आपको। थोड़ा सा गौर करेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे। एकदम ये लास्ट बातें हैं, इस चीज को समझ गए, सारा चीज खत्म। यहां देखो, हमारे पास एक ये वेक्टर ऐसे है, जब इसको मिलाने वाला, मान लो ये वाला एंगल अगर थीटा में मान लो कि इससे थीटा एंगल पे ये वेक्टर जा रहा है, यानी इस द्विध्रुव आघूर्ण P के साथ थीटा एंगल पे ये वेक्टर जा रहा है। मान लीजिए, सिंपल समझिए, मान लीजिए दोनों आवेश का परिमाण सेम, इन दोनों के बीचों बीच में ये बिंदु O है और इन दोनों से ये देखें बीचों बीच में बिंदु क्या है, O है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। अभी मैं दूरी भी निकालूंगा। तो मेरे कहने का मतलब आवेश का परिमाण भी सेम, बिंदु O से इन दोनों के बीच की दूरी भी सेम। तो इसका मतलब इन बिंदु P को और इन आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा ये भी सेम होगा। अगर यहां थीटा बनेगा तो ये भी क्या होगा, थीटा। समझना ध्यान से, थीटा, ये समझ लो, ये थीटा, यहां पे थीटा। अब आप देखो, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये ऐसे, और इन दोनों को इस तरह मिला रही है। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों को संगत कोण कहते हैं, और ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा। तो अब आप देखो, जब कोई भी वेक्टर, मान लो ये इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, तो इसका मतलब ये सदिश राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वेक्टर है। तो हमारे कहने का मतलब, जब कोई वेक्टर किसी एंगल पे कहीं पे अगर मूव करता है, किसी एंगल पे कहीं पे जाता है, तो उस पे दो घटक काम करते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? मान लो ये वेक्टर है, ऐसे थीटा कोण पे ये जा रहा है, तो इस वेक्टर के दो घटक होंगे, एक होता है ऊर्ध्व घटक और दूसरा क्या होता है, क्षैतिज घटक। यानी इस पे एक लंबवत काम करता है और दूसरा क्षैतिज रूप में। तो यहाँ देखो, मान लो जैसे हमारे पास एक ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ E, और यहाँ से इसका एंगल कितना है, थीटा।
तो इस वेक्टर पे दो घटक काम करेंगे, एक ये ऊर्ध्व घटक होता है और एक ये क्षैतिज घटक। क्लियर हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि इस क्षैतिज और इस ऊर्ध्व घटक का मान क्या होगा, तो देखो क्या बोलोगे, जिसके साथ ये वेक्टर एंगल बनाता है वह कहलाता है क्षैतिज घटक, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वह होता है ऊर्ध्व घटक। तो मान लो अगर इस अक्ष के साथ ये एंगल बना रहा है तो ये क्षैतिज घटक होगा, और जब क्षैतिज घटक होगा तो लिखेंगे E1, और क्षैतिज घटक के लिए आता है cos, और जो एंगल बनता है लिख देते हैं। और मान लो ये E1 cos थीटा हो गया। देख लो, अगर जिसके साथ एंगल बनेगा वह क्षैतिज घटक होगा, और क्षैतिज घटक के लिए लगता है cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वह होता है ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक के लिए होता है sin थीटा, और यहाँ E1 है तो लिख लो E1। बोलो क्लियर है। तो ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है, इस वेक्टर का इस अक्ष के साथ एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये वाला जो होगा ये क्षैतिज घटक होगा, और जो ये वाला होगा ये ऊर्ध्व घटक होगा। तो ये क्षैतिज घटक क्या होगा, तो E1 cos थीटा, और ये ऊर्ध्व घटक क्या होगा, तो ये E1 sin थीटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आया। तो इसका मतलब कि इस E1 के दो घटक, सुनते रहना, ये बहुत बेहतरीन चीजें है। इसका मतलब कि इस E1 के दो घटक, एक E1 sin थीटा ऊर्ध्व घटक है, E1 cos थीटा क्षैतिज घटक है। सेम इसी तरह इस E2 का देखो ऐसे नीचे आ रहा है, तो जब यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा थीटा, क्योंकि ये दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये विपरीत और कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण होंगे। ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो ऐसे ही देखो जब ये नीचे की ओर वेक्टर आएगा तो इस पे भी तो दो घटक काम करेंगे। तो देखो ये नीचे की तरफ वेक्टर आ रहा है, वह भी कितना एंगल पे आ रहा है, तो आप देखो इससे जो ये परिणामी है इससे थीटा एंगल पे आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं और नजदीक अलग अलग किया है कि आपको क्लियर चीजें समझ में आ जाए। ऐसे यहाँ एंगल थीटा है, तो अब देखो इसके भी दो घटक, एक ये क्षैतिज घटक और एक क्या होगा ऊर्ध्व घटक। तो अगर मैं पूछूं कि इस क्षैतिज घटक का मान क्या होगा, तो बोलोगे E2 cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ देखो जिस अक्ष के साथ ये कोण बनाता है वही क्षैतिज घटक। तो देखो ये रेड वाला इस लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब ये रेड वाला लाइन है ये क्षैतिज घटक है, और इसका मान क्या होगा E2 cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना ये क्या होगा E2 sin थीटा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। अभी डायरेक्ट हम कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कि ये लंबवत ऊपर काम कर रहा है ये लंबवत नीचे कैंसिल कर देंगे, नहीं, कैंसिल तब करेंगे जब ये E1 E2 का परिमाण आपस में बराबर होगा तब कैंसिल करेंगे, अन्यथा कैंसिल नहीं होगा। तो ये चीजें पहले देखें क्या E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा। तो पहले परिमाण देखेंगे। तो परिमाण देखने के लिए हमारे पास क्या मेथड बने, इस चीज को गौर से देखें। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि इस बिंदु P पर इस E1 के कारण प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 का मान क्या है। ठीक है, कैसे निकलेगा ये देखेंगे हम। तो इन दोनों आवेशों से पहले हम इस बिंदु P की दूरी निकालेंगे कि इस बिंदु P की दूरी क्या है, तो पता चल जाएगा वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो कैसे निकलेगा ये देखो। इसके लिए मैं क्या किया हूं, ये वाला एक त्रिभुज जो आपको दिख रहा है इस त्रिभुज को मैं काट के यहाँ अलग कर दिया हूं। अब ये एंगल यूज करेंगे बट अभी नहीं, ठीक है, मिटा देते हैं क्योंकि बेकार ऐसे फिगर दिख रहा है। साफ सुथरा देखिए ये एंगल, इसका कंसेप्ट मैं वहां समझा दिया इसलिए मिटा रहा हूं, आप रखेंगे आप नहीं मिटाएंगे। ठीक है, अब यहां देखो मैं एक ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, मैं इस समकोण त्रिभुज को यहां कट कर लिया हूं। ये वाली इसकी दूरी r है तो r लिखे हैं, ये वाली दूरी a है तो a लिखे हैं, ये वाली दूरी पता करनी है। तो हम पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कर्ण है, कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम जानते हैं ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं भाई, यहाँ कर्ण है, इस कर्ण की वैल्यू नहीं पता मेरे को,
कर्ण स्क्वायर रहने दो। यहाँ लंब है, लंब की वैल्यू क्या है, आर तो हो जाएगा आर का स्क्वायर, प्लस ये आधार है, आधार की वैल्यू क्या है, ए तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब मैं इस वर्ग को इधर भेज दूंगा इस वर्ग को इधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण का मान निकल गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब इस कर्ण की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट में ये आर स्क्वायर प्लस क्या मिल गया, ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है। क्या मिल गया बाबू, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब इस कर्ण की वैल्यू यानी प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी क्या मिल गया, देखना जरा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एकदम आराम से समझोगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखो सेम वही त्रिभुज इधर भी है, इधर वाले त्रिभुज में भी देखो सेम, ये आधार की वैल्यू क्या है ए और इस लंब की वैल्यू क्या है आर। इसमें भी आधार की वैल्यू ए, लंब की वैल्यू आर था, तो ये मान निकला। तो इसमें भी आधार की वैल्यू ए, लंब की वैल्यू है। इसका मतलब यहां से इसकी दूरी भी सेम यही आने वाली है। करके देख लो, ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक सारा कंसेप्ट मेरे देखने से क्लियर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप देखो, ध्यान से सुनोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एक ये प्रश्न करूंगा, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दो, फिर आपको मैं सारी क्वेश्चन एक कंसेप्ट के साथ दूंगा। ये देखो, ये प्लस क्यू है तो लिखें आप प्लस क्यू। इससे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पे पी है, तो लिख दे रहा है इससे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पर ये बिंदु पी है। इस बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है, तो बिंदु P पर इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है, E1 लिख लिया है। अगर आपसे E1 का मान कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, सिंपल बोलोगे E1 इक्वल टू के ये प्लस क्यू बटे ये अंडर रूट में जो लिखा है ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। बोलो हो जाएगा। अरे E1 इक्वल टू के क्यू अपान ए स्क्वायर। क्या हमारी बात समझ में आया। अभी मैं बताया हूं कि यहाँ एक बिंदु आवेश Q हो, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P हो, इस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E हो। E का मान क्या होगा, तो अभी बोले थे K Q बट्टे नीचे ये दूरी का स्क्वायर। तो वैसे ही प्लस Q से इतना दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या है, E1। अगर E1 का मान कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, E1 इक्वल टू K और आवेश बट्टे इस दूरी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर लिख दूँ, ये नीचे कर दूँ। ये देखो, ये इतना चीजें क्लियर आ रहा है। इसमें किसी बच्चे को यार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंफर्म नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 इक्वल टू सेम हो जाएगा के ये क्यू अपान, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो करनी खत्म, सिर्फ क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये निकल गया E1 का मान, के क्यू ऊपर कर दे रहा है इतना। अब ऐसे ही देखो, ये हमारा किसका मान निकला, E1 का। अब देखो, अगर माइनस क्यू से सेम ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2, तो थोड़ा सा इसका मान निकाल के देखो इधर साइड में इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, इसका कोई मैटर है नहीं, मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया हूं। यहां देखो, माइनस क्यू से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पर यहाँ एक बिंदु P है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2। अगर मैं इस E2 का मान पूछूं, बोलना जरा E2 का मान, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, के ये माइनस क्यू बट्टे दूरी का स्क्वायर, सेम माइनस क्यू अपान दूरी, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को कभी माइनस लेते नहीं है, इसलिए माइनस आप छोड़ के ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू अपान, जब इसका स्क्वायर करेंगे करणी खत्म, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सिर्फ इतना बोलना जरा। E1 E2 में डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 मेरे को बताओ। E1 इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, E2 इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई दोनों तो सेम राशियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आवेशों का परिमाण सेम हो और उन आवेशों से P की दूरियां भी सेम हो, तो इन आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र भी सेम होगा। ये चीजें क्लियर हुआ आपको, मैंने ये प्रैक्टिकली दिखाया।
इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये पता चल रहा है कि जो ये E1 है ये किसके बराबर है, E2 के। बोलो क्लियर है, E1 किसके बराबर है, E2 के। तो अब आप देखो जब E1 E2 के बराबर होगा, क्योंकि फिगर से क्लियर हो रहा है कि E1 किसके बराबर है, E2 के। इसका मतलब जो E1 है ये किसके बराबर है, E2 के, और साइन थीटा आपस में बराबर है। इसका मतलब कि जितना ये ऊपर घटक काम कर रहा है उतना ही नीचे वाला भी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गया। अब इन दोनों की देखो, ये ऊपर ये नीचे, दिशा विपरीत है, कैंसिल कर देंगे, लेकिन इन दोनों की दिशा सेम है ना, तो ये जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखो इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या है, E, तो E बराबर क्या हो जाएगा, बोलना जरा मेरे को, E1 cos थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। क्लियर। अब देखो ये चूंकि हम फार्मूले में अब क्या जान चुके हैं, हम ये जान चुके हैं इस फिगर में कि E1 किसके बराबर है, E2 के। किसके बराबर है भाई, E2 के। तो इस दशा में क्या मिलेगा, E इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा अब प्लस, यहाँ E2 है, E2 के जगह पे भी क्या रख देंगे, E1, और cos थीटा पहले से है। तो अब आप देख लो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा और E1 cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 2E1 इंटू cos थीटा। बोलो क्लियर है। बस इतना ही समझाने के लिए मैं आपको इतनी सारी चीजें समझाया हूं। हालांकि बोर्ड परीक्षा में ये सारी चीजें आपको डिफाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इतना ही लिखने हैं। क्लियर हो गया। अब इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ये अब यहां से मान उठाएंगे और भर देंगे, आसान तरीका है, कोई दिक्कत है नहीं। ये E इक्वल टू यहां से E1 और cos थीटा की वैल्यू कैसे, अभी E1 का मान निकाले थे। E1 का मान बोलो क्या निकला था, E1 इक्वल टू, खुद आप दिमाग लगाओ, E1 बराबर क्या निकला था, K, ये Q अपान इतने का स्क्वायर निकला था भाई, और cos थीटा का मान। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ साइड में निकाल दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, दोबारा देख लेते हैं हम। E1 बराबर क्या होगा, E1 इक्वल टू, देखो इस प्लस Q से ये इतना दूरी पर एक बिंदु P है, जिसकी कहा जहाँ पे प्लस Q से इतना दूरी पर एक बिंदु P है, और प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है, तो E1 का मान क्या होगा, K, ये आवेश बट्टे इस दूरी का स्क्वायर, यानी Q बट्टे ये दूरी क्या है, √r² प्लस a स्क्वायर है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब ये बोलो क्या हो जाएगा, KQ, और जब इसका स्क्वायर करेंगे करड़ी खत्म, सिर्फ होगा r² प्लस a स्क्वायर। कन्फर्म हुआ। अब देखो ये cos थीटा है, cos थीटा का मान क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है भाई, cos थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कण। बोलो भाई cos थीटा, यहाँ पे एंगल कितना बना था, थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे क्या होता है, कण। तो आधार की वैल्यू क्या है, a, और कण की वैल्यू p मत कहना, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण p है, दूरी p नहीं है। ये cos थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, आधार बट्टे कण। तो ये क्या हो जाएगा, a अपान अंडर रूट में, बोलो जरा कितना हो जाएगा, r² प्लस क्या हो जाएगा, a²। बोलो क्लियर है। अब देखो वही चीजें यहाँ भर देना है। ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यहाँ E1 है, E1 का मान बोलना क्या आया है, KQ, डिवाइडेड बाई क्या है, r² प्लस a², कोष्ट लगा लेना। cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, a अपान, और अंडर रूट में क्या दे दिया है, ये अंडर रूट में r² प्लस क्या दे दिया है, a², ऐसे दे दिया है ना। अब थोड़ा सा मैं एक बेसिक चीजें बता के डायरेक्ट लिख दूंगा। ये देखो एक राशि ये करणी में है और दूसरी राशि करणी में नहीं है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, x एक आ जाए अंडर रूट में x, इसका मान क्या होगा, आसान तरीका, यहाँ x है तो लिख लो x, इंटू x है तो लिख लो x, अब करणी का मान क्या होता है, 1/2, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 है। यहाँ दोनों जगह यहाँ x है ना, तो आप x लिख लेना, इनके घातों को जोड़ देना, 1 + ½ अब ये x पे पावर देखो, 2 × 2 1 क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर कोई राशि करणी के बाहर हो, और सेम वही अगर राशि करणी में हो, तो किसी एक राशि को लिख लेना और उस पर कितना घात लगा देना,
3/2। ऐसे ही देखो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करनी से बाहर है और ये करनी में है, तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे कितना मिल जाएगा 3/2। तो बस ये आपको फार्मूले लगा देने हैं। ये E इक्वल टू क्या आपका फार्मूला हो जाएगा, ऊपर इसका गुणा इसमें करो, ये K को बाहर कर लो, K साइड में रहेगा, और 2Q A का गुणा A में होगा तो ये सिंपल हो जाएगा, कोष्ट में लगा ले रहे हैं 2QA, आप बाहर भी लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई ये देखो एक राशि करणी में दूसरा करणी के बाहर, तो किसी भी राशि की में एक राशि लिखेंगे उस पर 3/2। ऐसे ही एक राशि करणी में दूसरा करणी के बाहर हो तो कोई एक राशि लिख लो, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस आप ए स्क्वायर लिख लो और इस पे कितना घात लगा देंगे 3/2, बस ऐसा। अब मैंने बताया है आपको कि फिजिक्स में जो राशियां छोटी होती हैं उनका वर्ग करने पे वो और छोटी हो जाती हैं, इसलिए उन्हें जोड़ते और घटाते वक्त छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब कि इस ए और आर में छोटा कौन है, तो आप देख रहे हो ए छोटा है और आर क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कि जो ये ए है ये वेरी वेरी लेस देन क्या है, आर है। इसलिए जब ए आर से बहुत छोटा है तो इसका वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा तो लिख देंगे, इसलिए ए स्क्वायर को क्या करने पर, छोड़ने पर, छोड़ो तो ये क्या हो जाएगा E इक्वल टू के, यहाँ देखो 2QA बराबर क्या फार्मूला आपको बताए हम, P लिख भी दे रहे हैं कि P बराबर फार्मूला होता है 2AQ, तो 2QA कहो या 2AQ को, बात एक ही होता है। तो 2AQ के जगह पे क्या हो जाएगा P, तो वही लेके आए K, और 2AQ के जगह पे क्या लिख दिया, देखो 2AQ इसके जगह पे क्या हो गया P, डिवाइडेड बाई नीचे नीचे यहाँ देखो ए स्क्वायर को यहाँ छोड़ देना है तो क्या बचेगा आपका, बोलना जरा, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स नहीं है सॉरी, यहाँ आर है ना, मेरे से मिस्टेक हो रहा था, ये आर स्क्वायर, तो ये बोलना आर स्क्वायर पे कितना पावर हो जाएगा 3/2। अब देखो ये 2 से ये 2 पावर कट गया। अब E बराबर देखो जरा K की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आ गया P डिवाइडेड बाई R, अब ऊपर क्या बचा है 3, यानी P अपन क्या बच गया है R3। यही किसका फार्मूला है, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का ये क्या है, फार्मूला है। अब देखो ये प्रैक्टिकल वायु में किया गया है, हो सकता है किसी माध्यम में किया गया हो जिसका प्रावैद्युतांक के हो, तो बस एक लाइन बढ़ा लेना यहाँ, यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक के हो, तब देखो माध्यम का प्रावैद्युतांक कितना हो के, तब बोलो E बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, यहाँ पे क्या मिल जाएगा P/R3। ये क्लियर हुआ।